नमस्कार साथियों, मैं हरीश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री स्टडी पॉइंट में। जैसे कि हमारी भारतीय संविधान पर चर्चा चल रही है, मैं आपको इसकी क्लासें दे रहा हूं। हमने भाग 2 तक नागरिकता तक हमने इसकी विषय वस्तु को पढ़ लिया है। हमारा धीरे धीरे ये हम सिलेबस को धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा का, ठीक है। भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है, भाग 2 नागरिकता है, फिर भाग 3 है मौलिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिले हैं, राज्यों के नहीं है। राज्यों के विरुद्ध है, व्यक्तियों के पक्ष में, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। कोई पूछता है क्वेश्चन आता है कि क्या मौलिक अधिकार राज्यों के लिए हैं या व्यक्ति के लिए हैं, ये राज्य के विरुद्ध होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम अपने अनुच्छेद से इस पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? अनुच्छेद 12 हमें राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार, राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा? भारत की सरकार आएगी, ठीक है। भारत की सरकार, संसद और राज्य में से प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के अधीन सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी, ठीक। भारत सरकार, राज्य सरकार, विधानमंडल, संसद, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व राज्य सरकारों के अधीन जो भी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी होते हैं वे सभी, ठीक है, राज्य हैं। बैंक राज्य है, हमारे नगर निगम, जो भी मतलब सरकार और केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आती है, ठीक है, वे सब राज्य हैं जो स्थायी। अगर एक बात और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या न्यायालय, जो हमारा न्यायाधीश और न्यायालय है, वो सरकार है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अपने इससे अलग रखा है, ठीक है। ये कोई और कुछ वाद हुए थे, उसमें बताया गया था कि क्या राज्य है क्या नहीं है। जैसे कि बीसीसीआई भी, ठीक, जो भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो भी राज्य नहीं है। अगर राज्य होता तो उसमें आरक्षण जैसी सुविधा होती, फिर समझ सकते हो आप कि 2 एससी से खेलेंगे 2 एसटी से खेलेंगे, तो इसलिए राज्य की उससे उसमें निजी क्षेत्र में भी, ठीक है, वे भी कुछ आते हैं, वे भी राज्य की परिभाषा होती है। फिर है आर्टिकल 13 क्या कहता है? मूल अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। ये है, अब इसमें जो लिखा हुआ है इसे मैं बताऊँ, ये न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। अब हम इसमें देखो पढ़ते हैं क्या। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले, संविधान का प्रारंभ कब होता है? 26 जनवरी 1950। आर्टिकल मैंने आपको बताया था 394 में लिखा हुआ है, ठीक है। संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिसमें वे भाग के उपबंध से असंगत हों। अब देखिए इसमें कहा क्या गया है। जब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ उससे पहले जो भी कानून थे, ठीक है, कानून जो भी थे उस समय, तो वे अगर मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं किसी भी उसमें, तो वे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसमें ये लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है, न्यून करती है। इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई विधियां उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होंगी। इसे एक अल्पीकरण कहते हैं, अल्पीकरण और पृथक्करण। अल्पीकरण से तात्पर्य है कि बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, और पृथक्करण वाला हुआ है कि कोई अगर ये जैसे ये कानून है, अगर इसका इतना हिस्सा मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो ये हिस्सा पृथक हो जाएगा, इतना कानून बना रहेगा, ठीक है। ये पृथक्करण यानी अलग होना। और अल्पीकरण है, ये सारा ही पूरा आज़ादी से वाले के जो भी कानून थे या इस तरीके के स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इस अनुच्छेद में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,
विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में विधि का बल रखने वाला कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि या प्रथा। ठीक है, इस जो विधि की कानून, इसमें विधि की परिभाषा दी गई है। ठीक है, विधि यानी कानून की परिभाषा दी गई कि कानून क्या है। ठीक है ना। अब ख देखिए, इसका ख क्लोज क्या कहता है। प्रवर्तन विधि के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधानमंडल अन्य सक्षम प्राधिकारी संविधान के प्रारंभ से पहले पारित या बनाई गई विधियां जो निरसित नहीं की गई थी, कोई विधि या उसके कोई भाग उस समय पूर्णतया विशिष्ट रूप से प्रवर्तन में नहीं है। ठीक है, वे समाप्त हो गए हैं जो उस समय बनाई गई थी। इसमें एक आ गया। अब देखिए 4 क्लोज क्या गया। इस अनुच्छेद की कोई अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान के संशोधन को लागू नहीं, यानी संविधान संशोधन 368 इसे नहीं माना जाएगा। बस चलिए अब हम आते हैं अपने विधिक समता का अधिकार। ठीक है, हम अपने मूल अधिकारों के मेन पॉइंट पर आते हैं। इसमें क्या लिखा गया है। सबसे पहले क्या है, आर्टिकल 14 को याद कर लिए, विधि के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष समता। अब देखिए इसमें क्या है। राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अब इसमें दो चीज़ है, समझना है। ये पहले ये है कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण कहाँ से लिया। विधि का समान संरक्षण जो है ये हमने अमेरिका से है, और विधि के समक्ष समता जो है ये हमारा है ब्रिटेन के संविधान से। अब इसमें क्या, इसमें पहली बार विधि के समक्ष समता यानी सब समान है, सभी के लिए कानून समान होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिए कम ज़्यादा या मतलब भेदभाव होगा कानून के। इसमें ऐसा लिखा गया है कि विधि के समक्ष समता यानी सब समान है। अब देखिए आगे क्या कहता है। अब विधियों के समान संरक्षण से वंचित भी नहीं करेगा। एक पहले तो दे दिया कि इसने बता दिया कि सब समान है, और फिर बाद में कह दिया कि विधियों के समान संरक्षण से वंचित भी नहीं करेगा। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे जैसे राष्ट्रपति हैं अपने पद पर वे बने हुए हैं तो उनको भी विधियों के समक्ष, उनको भी समान नागरिकों के साथ समझा जाएगा। यानी वे जब तक सबके लिए अलग अलग जिस पद पर वे हैं सबके लिए उस पद के अनुसार उनका कानून बना हुआ होता है। ठीक, अब जैसे पुलिस वाले हैं, पुलिस वालों के लिए अलग है, वे देश की सेवा करते हैं। ठीक है, उनके लिए ऐसे नहीं है कि वे समान, जैसे आम नागरिक है, आम जनता है, उनके लिए ऐसा उनका जो कानून होगा वे उसके हिसाब से कार्य करेंगे। हमारी सेना है, सेना का अलग कानून होता है। बैंक कर्मी होते हैं, बैंक कर्मचारी होते हैं, उनके लिए अपना अलग कानून होता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है विधियों के समान संरक्षण से। ठीक है, अब हम करते हैं आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 हमारा आर्टिकल 14 हो गया। आर्टिकल 15 क्या, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। धर्म, मूलवंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, मूल का प्रतिषेध यानी मना करता है। चलिए इसके पहला क्लोज क्या है। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान में किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक, कोई भी विभेद नहीं करेगा। दूसरे में है, कोई नागरिक केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भी कोई विभेद नहीं करेगा। दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल या सार्वजनिक में प्रवेश के इस पे मना नहीं करेगा, यानी बिल्कुल निषेध कर दिए गए हैं ये। ठीक है, पूर्णतः भगत राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों के सार्वजनिक समागमों के स्थान के लिए उपयोग। किसी भी तरीके के कोई भी कहीं भी आ जा सकता है, कोई कहीं बैठकर खाना खा सकता है, कोई मंदिर में जा सकता है, इस तरह किसी को कोई मना नहीं करेगा। इसमें लिखा गया, यानी छुआछूत से एक अस्पृश्यता से आगे वाले उसमें आएगा, पर इसमें भी इसी तरीके का कोई राज्य या सार्वजनिक स्थानों पर, निजी उस पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है। इसमें आगे बहुत सारे क्लोज हैं, इसी के आधार पर है। ठीक है, देख लीजिएगा, बस सिर्फ मैंने इसको बता दिया है। अब देखो
आर्टिकल 16 क्या कहता है इसमें? धर्म। आर्टिकल 15 क्या है? धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर हमारा कोई राज्य या संस्था कोई भी विभेद नहीं करेगा, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। लोक नियोजन के विषय में यानी सभी को समान अवसर से संबंधित है। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति के विषय में सभी नागरिकों को अवसर की समता यानी सभी को समान अवसर मिलेंगे, ठीक है। इसमें ये एक बात कहता है। फिर दूसरा क्लोज क्या है? राज्य के अधीन किसी नियोजन के पद के संबंध में कोई धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास में से इनमें से किसी के आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना ही किसी में विभेद किया जाएगा। कोई अपात्र ना होगा ना इसमें विभेद किया जाएगा। क्लोज 3 क्या कहता है इसका? किसी अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार में उसके किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी वर्ग के पद के नियोजन या नियुक्ति के संबंध में नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य क्षेत्र के संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती हो। इसमें संसद कोई ऐसी विधि बना सकती है, उसे नियोजन मना नहीं करेगा, ठीक है। उस राज्य क्षेत्र में, ठीक है, स्थान में जो प्राधिकारी है के अधीन वर्ग, पद, नियोजन, इस तरीके से कोई भी कार्य संसद इस पर विधि बना सकती है कोई, ठीक है ना। ऐसे इसका 4 क्लोज क्या कहता है? इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में उसके प्रतिनिधि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए बंद करने से निवारित नहीं कर देगी। अगर इसमें आरक्षण की बात दे दी गई है, ठीक है, किसी का कोई पद कम है, कोई यानी बढ़ाने के लिए ठीक है, उस पर्टिकुलर जो भी जाति धर्म है, ठीक है, राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, जो प्रतिनिधित्व है उसका प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए राज्य कोई भी कदम उठा सकती है, कोई कानून बना सकती है। यही है इसमें अनुसूचित जाति जनजातियों के पक्ष में है प्रतिनिधित्व को, ठीक। 4 क्या में ये लिखा गया है? अनुसूचित जाति जनजातियों आरक्षण से संबंधित है, इसमें लोक नियोजन से संबंधित, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, उसका किसी भी रूप से आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता के लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय हो, ठीक है। ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है इसमें, यह है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत को बिल्कुल समाप्त किया जाता है। आर्टिकल 15 माफ़ कीजिएगा, आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवाय कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अब इसका क्लोज 2 क्या कहता है? राज्य का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद के धारण होते हुए किसी विदेशी राज्य की कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से के बिना स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से उसके किसी अधीन कोई रूप में कोई भेंट उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करे। उपाधियों का अंत से तात्पर्य यह है कि जब भी कोई विदेश से सम्मान मिलता है, कोई उपाधि मिलती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, उसके नहीं अन्यथा ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति से हमें पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है। और उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजा थे उस समय, तो आर्टिकल माफ़ कीजिएगा 1970 के आसपास, ये जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, लगभग 1970 के उस बीच में 70 से 75 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, ठीक है। तो ये उपाधियों का अंत कर दिया, जब देश में राजा महाराजा थे उस समय उपाधियों का अंत कर दिया गया था, ठीक है। जैसे नवाब थे लखनऊ में, ये इस तरीके से
और रजवाड़े थे राजस्थान में, उसमें भी सभी को उनके राजा महाराजाओं के पद समाप्त कर दिए गए थे। सिंधिया थे, होलकर, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए अब हमारा एक वो तो यानी समता का अधिकार, एक मूल अधिकार तो समाप्त हो गया, एक मूल अधिकार का पार्ट। अब दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। जब हमें समता मिल जाएगी तो यानी हम सब समान, तो हमें समता प्राप्त हो जाएगी, तो स्वतंत्रता भी चाहिए, ठीक, उसका यूज़ करने के लिए। अब जैसे यूज़ कैसे करेंगे, तो स्वतंत्रता का अधिकार किस है, 19 से, आर्टिकल 19 से लेकर 23 तक, ठीक, माफ़ कीजिएगा 22 तक, 23 और 24 दूसरे हैं, ठीक है ना। माफ़ कीजिएगा, हमसे गलती हो गई, हम भी आप ही की तरह अभी स्टूडेंट ही हैं। चलिए अब देखते हैं आगे हम। आर्टिकल 19 क्या कहता है, वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, सभी अधिकारों को, ठीक है। अब देखना, हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई हैं, वे स्वतंत्रताएं क्या हैं, देखो। वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक यानी बोलना, अभिव्यक्ति प्रदर्शित करना, बोलकर हम कुछ भी किसी बोल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। हम पर कानून का अधिकार या कानून के माध्यम से यानी हम पर कुछ बंदिशें बनाई हुई होती हैं, पर हम कहीं भी बोल सकते हैं, कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये लिखा गया, जैसे हमारे बोलने का, हम आजकल सबसे बढ़िया अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है, सोशल मीडिया। हम अपने जो भी अपने विचार हैं रखते हैं यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है, ट्विटर, इस तरीके से। ये सबसे अच्छा माध्यम है आज के समय में, यानी वर्तमान आधुनिक दौर में सबसे बढ़िया वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का माध्यम सोशल मीडिया बनकर उभरा हुआ है। इस कोई भी भारत लोकतंत्र है, कोई भी अपनी बात रख सकता है, स्वतंत्रता पूर्वक रख सकता है। किस आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है, हमें पता होना चाहिए। अब फिर उसका ख क्लोज क्या है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन। हम सम्मेलन कर सकते हैं, कैसे होना चाहिए, शांतिपूर्ण और निरायुध, यानी अहिंसक होना चाहिए, हिंसा ना हो, शांतिपूर्ण। इसमें संगम या संघ, सहकारी सोसाइटी बनाने का, हम संघ बना सकते हैं, कई लोग बनकर पार्टियां बना लेते हैं, संघ कई इकट्ठे होकर संगम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। फिर घ क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वाध आबाद आचरण करने पर, जब हम कहीं भी पूरे देश में घूम सकते हैं, ठीक है। ये इसमें सब सर्वत्र आबाद संचरण का। अब देखिएगा, अभी ये पहले तो हमें स्वतंत्रता के अधिकार दे रहे हैं, फिर आगे देखना किस तरीके से छीनेंगे अभी। यानी छीनने का मतलब ये है कि इस पर ब्रेक यानी कानूनी शिकंजा कसा जाएगा। अगर हम किसी भी देश में किसी भी देश के नागरिकों को अगर अधिकार दे देते हैं तो उस पर उन पर शिकंजा भी कसा, नहीं तो देश में बहुत तरीके के, सभी को पता है कि कैसी कैसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगर हम किसी को भी स्वतंत्रता का अधिकार दे देंगे तो दूसरों की स्वतंत्रता का हनन कर सकते हैं। चलिए अब देखिए आगे, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार भी है, ठीक। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार। फिर 6 क्या कहता है, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार व कारोबार करने का भी अधिकार है। हम कहीं भी कुछ भी कारोबार कर सकते हैं, अपनी उपजीविका, व्यापार, कारोबार करने का भी हमें अधिकार है, ठीक है। ये पहले तो हमें ये अधिकार दे दिए वाक एवं आर्टिकल 19 के तहत। अब देखिए इन पर युक्ति प्रतिबंध भी लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे, खंड 2 में अब शुरू हो। खंड 1 के उपखंड कै की कोई बात उक्त उपखंड में दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार के हित या अथवा न्यायालय अवमानना, मानहानि या उपबंध उद्दीपन के संबंध में युक्तियुक्त निर्बंधन, जहाँ तक कोई विधि विधिमान अध्यारोपित करती है उसके प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, वैसे निर्बंधन अध्यारोपित करने वाली कोई विधि बनाने को राज्य को निवारित नहीं करेगी, कह दिया। अब इस पे हमें यानी राज्य के, हमारे देश के संबंध में अगर कोई
हमारे देश की प्रभुता एकता को खतरा होता है। हमारे इन मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार हमने वाक अभिव्यक्ति का दिया है स्वतंत्रता, उससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यानी शत्रु देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। लोक व्यवस्था खराब होती है शिष्टाचार सदाचार के हितों में अथवा न्यायालय की अवमानना करते हैं, मानहानि, ठीक है। इस तरीके से तो अपराध उद्दीपन के समय युक्ति निर्बंधन लगा सकती है, ठीक है। कोई ऐसी विधि निवारित नहीं करेगी, ठीक है। राज्य निवार कानून बना सकता है। अब तीसरा, उपखंड में उक्त खंड के उपखंड है कि कोई बात उक्त उपखंड द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रयोग पर भारत की प्रभुता और एकता, लोक व्यवस्था आदि के हित युक्त निर्बंधन जहाँ तक कोई विद्यमान विधि अध्यारोपित करती है उस प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, या वैसे निर्बंधन अध्यारोपित करने कोई विधि राज्य को निवारित नहीं करेगी। ये हमें जितने भी हमने अभी 6 ये वाक अब स्वतंत्रता से संबंधित ये पढ़े हैं। अगर हम इनके कारण ये जो हमें वाक स्वतंत्रता, शांतिपूर्व न्याययुक्त सम्मेलन, इनके कारण कोई भी देश की एकता अखंडता पर खतरा होता है, लोक व्यवस्था शिष्टाचार कोई खतरे में पड़ती है, तो इन पर राज्य कोई कानून बनाने की शक्ति भी दी गई है, यानी युक्त प्रतिबंध निर्बंधन कर सकती है। इसी में इन सब में यही लिखा गया है, ठीक है। देखो, विधि बनाने से राज्य को निवारित नहीं करेगी, ये हमें दिए, अब ये छीनते भी हैं कह सकते हैं, और बस ये सब यही लिखा गया है। अपार्जन अन्यथा चलाए जाना कोई विधि मान्य संबंध रखते परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी, सब ये सेम बात लिखी गई हैं। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। अब आर्टिकल 20 का क्लोज 1, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित हो कोई प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उसने अधिक सरस्तिया भाग नहीं होगा जो उस अपराध के लिए किए जाने वाले प्रवृत्त विधि के अधीन अध्यारोपित की जा सकती थी। यानी इसमें कोई भी व्यक्ति उस समय दोषी नहीं होगा, उसे जब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने अपराध ना किया होगा, पकड़ा ना, उसी कार्य के लिए, ठीक है। इसमें और इसकी दूसरी वो क्या कहती है? किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। अगर आपने एक दंड आपको मिला है, कोई आपने पहली बार कोई कार्य किया है जिससे दंड मिलेगा, तो आपको सिर्फ एक बार ही दंड मिलेगा, बार बार उस कार्य के लिए दंड नहीं मिलेगा। अगर आपने चोरी की है तो चोरी का मिलेगा, अगर आपने दोबारा चोरी उसी समय, ठीक है, आपने उस समय चोरी की है तो सिर्फ चोरी के लिए मिलेगा। अगर आप दोबारा कुछ करते हो तो यानी जब दोबारा अगर आपने हत्या कर दी तो आपको उस समय हत्या का वो मिलेगा, चोरी का नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी एक बार में एक से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जाएगा। कहने फिर है, किसी अपराध की अभियुक्ति किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगी। जब आप कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए आपको ज़बरदस्ती स्वयं के लिए बाध्य यानी स्वयं को साक्षी गवाह नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। ये आपको बात पता होनी चाहिए, वैसे भी नॉलेज में भी होनी चाहिए। आप अपने विरुद्ध स्वयं साक्षी नहीं बन सकते, जैसे कि आजकल होता है जो ज़बरदस्ती डरा धमका कर बना लिया जाता है, ठीक है। तो ये होना नहीं चाहिए, ये इसमें लिखा गया है सब कुछ जानकारी। अपने लिए कोई अपने विरुद्ध साक्षी नहीं बनेगा, ठीक। कोई स्वेच्छा से वो कर लेता है तो ठीक है, पर जोर जबरदस्ती डरा धमका कर नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से आर्टिकल 20 ये कहता है, ठीक। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ठीक है।
किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब इसमें देखिए क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित, कोई जो हमने विधि के द्वारा ही उसे वंचित, जैसे आत्महत्या कर लेते हैं कोई लोग, बहुत से आत्महत्या कर लेते हैं, तो उसे ये भी एक दंडनीय अपराध है। ठीक, सभी को अगर कोई कानून बनाया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, सभी को अपना अधिकार जीने का अधिकार, यानी प्राण को अपने स्वतंत्र तरीके से सबको अपना जीने का अधिकार होता है। दैहिक स्वतंत्रता यानी शरीर जो है उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, इसमें ये लिखा गया है, स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। उसे किसी को मृत्युदंड देना है तो विधि के द्वारा, जैसे पूरी प्रक्रिया होती है ना, इस तरीके से। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, इसमें आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 का जुड़ाव किससे? आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 किससे है? जब देश में आपातकाल, यानी आर्टिकल 352 देश के अंदर, देश में आपातकाल लग गया। आपातकाल किस उस पर लगता है? सभी जब जैसे भारत युद्धरत हो जाए या भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, भारत उस समय युद्ध किसी दूसरे देश से युद्ध लड़ रहा हो, ठीक, वह या देश में आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह हो जाए, देश के नागरिक ही सशस्त्र विद्रोह करते हैं, तो उस समय क्या होगा? हमारे जब देश युद्धरत हो जाएगा, आंतरिक अशांति को यानी सशस्त्र विद्रोह जो देश के अंदर है उसे छोड़कर भारत युद्धरत हो या भारत से कोई युद्ध कर दे या भारत किसी के, तो आर्टिकल 20 और 21 बने रहेंगे और बाकी सभी आर्टिकल, बाकी सभी मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे उस समय। ठीक है, और ये किसी उसमें लिखा अनुच्छेद 352 और इसमें 358 व 359 भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें ये उपबंध किए गए हैं। ठीक है, और यानी देश में अगर सशस्त्र विद्रोह यानी देश के नागरिक देश के अंदर ही विद्रोह कर दें तो इसके साथ साथ हमारा आर्टिकल 19 भी जिंदा रहता है, आर्टिकल 20, 21 भी और आर्टिकल 19 भी। क्यों ये जिंदा क्यों रहता है? सशस्त्र विद्रोह, अगर हम देश के नागरिकों को बोलने का अधिकार भी यानी उनकी ये भी छीन लेंगे तो देश बहुत बड़े संकट में गिर सकता है। इसलिए ये बात मैंने आई तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय था जब बाबा रामदेव वाला जो भ्रष्टाचार लोकपाल वाले बिल पर वो चल रहा था, अन्ना हजारे वाला, उस समय की बात है कि पुलिस रात को 10 बजे से 6 बजे तक आपके घर पर नहीं आ सकती। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको आर्टिकल 21 कै पे आते हैं। शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों बालकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा यानी कि ऐसी रीति जो राज्य विधि द्वारा अवधारित उपबंध करेगी। ये हमारा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, कौन सा? 21 कै 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य को शिक्षा उपबंध अनिवार्य बनाने के लिए था। अब आर्टिकल 22 क्या कहता है हमारा? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात करता है। किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराएं, बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से प्रतिरक्षा कराने अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। जब भी गिरफ्तार होता है कोई अपराधी, किसी को भी पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे सबसे पहले उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है उसका कारण बताया जाएगा।
कारण बताने के बाद उस व्यक्ति को अपनी इच्छा से उसके खुद का वकील करने का अधिकार है। यानी जो उसका केस लड़ेगा, परामर्श लेने का विधि कानूनी परामर्श लेने का उसे अधिकार है, प्रतिरक्षा का अधिकार से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 22 का एक क्लोज ये कहता है। दूसरा क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है। गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी में 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। अब देखिए इसमें बड़े स्तर पर झोलमाल होता है। 24 घंटे के अंदर बात कहती, जब आप किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। पर इसमें एक चीज़ और दी गई है, गिरफ्तारी के समय में उसे जब अपराधी को लेके जाया जाता है तो उसका जब उसे लेके जाते हैं ट्रैवलिंग का समय, ठीक है, गिरफ्तारी के समय 24 घंटे है ना, आवश्यक समय जब उसे गिरफ्तार करेगी उसे लेके जाएगी तो वो समय नहीं जोड़ा जाता। यही सबसे बड़ी उसमें कमी है, ठीक है। इसका दुरुपयोग होता है इस समय का, ट्रैवलिंग का समय इसमें नहीं जोड़ा गया है। चलिए अब आगे बात करते हैं क्या कहा गया है। जो व्यक्ति मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, उसमें यही बात लिखी गई है। अब देखिए, तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, निवारक निरोध का उपबंध करने की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया। तत्समय शत्रु अन्य देशीय, जैसे इसमें ये बात जो है किस ये यानी 24 घंटे के अंदर लागू करने के लिए जो है 24 मजिस्ट्रेट के अंदर पेश के सामने समक्ष पेश करना है, ये बात किसके लिए नहीं है। जैसे तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, जब हमने जैसे आतंकवादी को किसी को गिरफ्तार कर लिया तो ये बात उसके 24 घंटे के लिए उसके 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश नहीं करना होता, उसके लिए 3 महीने का समय दिया होता है, ठीक है। अब तो 2 महीने कर दिया गया है, शायद पहले 3 महीने था। अब निवारक निरोध का उपबंध करने में से किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया। निवारक निरोध यानी जैसे यूएपीए है, राष्ट्रीय सुरक्षा वाला जो कानून होता है, जैसे रासुका, जिसे रासुका बोलते हैं, उसके अधीन यदि गिरफ्तार किया गया है। आसपा है, आसपा, ठीक है। और उस समय जैसे टाडरा था और मीसा DIR था, ठीक। ये है जैसे निवारक निरोध का उपबंध, ये है निवारक निरोध उस समय के जो ये अब जैसे यूएपीए है, ठीक है, रासुका है, इसके उपबंध में किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। इसके अधीन हम उसे गिरफ्तार किसी को भी कर सकते हैं जो देश का शत्रु है। उस तत्समय इस समय जैसे शत्रु देश कौन है हमारा, पाकिस्तान। चाइना को हमने अभी शत्रु देश की श्रेणी में नहीं रखा है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसका 4 क्लोज क्या है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति को 3 मास से अधिक अवधि के तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करे। तब तक की यानी 3 मास का समय इसमें दे दिया है, ठीक है। अब ये तब तक 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक प्राधिकृत नहीं करेगी। देखिए इसमें क्या, ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे, न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्हत हो, मिलकर बने सलाहकारी बोर्ड। 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले प्रतिवेदन नहीं दिया तो उनकी राय में ऐसे निरुद्ध के लिए पर्याप्त कारण है, ठीक है। अब आपको मान लिया किसी हमने जैसे कसाब था, कसाब को गिरफ्तार किया गया, उससे कुछ बात उगलवानी थी, सबूत लेने थे, क्या करना था उनके बारे में। यदि आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इतने समय में इससे हम 3 महीने के अंदर इससे बात या इसके हम खोजबीन इससे नहीं कर सकते, इससे सबूत हम नहीं ले सकते, तो उसके लिए अधिक समय प्राप्त करने के लिए आपको एक सलाहकारी उस समय एक सलाहकारी बोर्ड का गठन होगा, ठीक है। सलाहकारी बोर्ड का अध्यक्ष किस किस से मिलकर बनेंगे, सलाहकारी बोर्ड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश बने रहने के लिए अर्हता जो रखते हों ऐसे, ठीक है।
तो वे अगर उचित समझेंगे, कारण उचित उनको लगेगा कि हाँ इसे अधिक समय दिया जाना चाहिए और अधिक देश की अखंडता सुरक्षा का सवाल है तो वे दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। पर्याप्त कारण होना चाहिए, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति की उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना नहीं है। यानी इसमें एक समय सीमा भी दी गई है कि आपको इससे समय ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ठीक, चलिए अब आगे करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खंड 7 के खंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया। विधियों, संसद ने जो विधियां बना दी उसके अनुसार उसे निरुद्ध नहीं किया जाएगा। निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन दिए गए आदेश के अनुसार में जब तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है, आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि आदेश किन अधिकारों पर किया गया है। आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के लिए उसे यथाशीघ्र अवसर देगा। इसमें बात ये कही गई है कि निवारक निरोध का जो उपबंध है, ठीक है, विधि के अधीन जो आदेश हैं, आदेश दिए गए हैं, तो उसे यथाशीघ्र उस व्यक्ति को यह सूचित करेगा कि आदेश किन अधिकारों पर दिया गया है। ठीक है, आदेश का कारण बताना चाहिए कि उसे किस लिए आदेश दिया गया है। तो उस आदेश के विरुद्ध अभ्यवेदन करने के यथाशीघ्र उसे अवसर भी दिया जाएगा। यानी उसके विरुद्ध वह आदेश के उसे अवसर दिया जाएगा कि सजा दे दी है, इस तरीके से उसके ऊपर भी जा सकता है शायद इसमें। ठीक है, खंड 5 किसी बात में ऐसे आदेश को जो खंड में निर्दिष्ट हैं करने वाले प्राधिकारी के लिए तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं है, जिन्हें प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है। जो हमने उस समय उससे तथ्य जो जानकारी इकट्ठा की है तो उसे जरूरी नहीं है वो उनको प्रकट करे, साझा करे। ठीक है, लोकहित के विरुद्ध समझा जाता है। संसद विधि द्वारा विहित कर सकेगी। अब इसमें यही है, 3 मास की अवधि है, सलाहकारी बोर्ड की राय को निरुद्ध किया जाएगा। ठीक है, इसमें यही। अब आगे बढ़ते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव का दुर्व्यापार और बेगार इस प्रकार के अन्य बालश्रम प्रतिषेध किया जाता है। इसके उपबंध में कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ठीक है, मानव दुर्व्यापार होता है ना, खरीद फरोख्त होती है एक देश से दूसरे देश में, राज्य से छोटे छोटे बच्चों से कार्य कर, बलात्श्रम, जबरदस्ती, बिना पैसों के कार्य कराया जाता है, इसमें ये कहा गया है। चलिए अब इसका दूसरा, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अध्यारोपित करने से निवारित नहीं करेगी। ऐसी सेवा अध्यारोपित करने के लिए राज्य केवल धर्म, मूल्यों, जाति से आधार पर विभेद नहीं करेगी। यानी देश को जब आपकी ज़रूरत होगी, जब आपको बुलाया भी, जबरदस्ती भी बुलाया जा सकता है। जैसे 1962 का युद्ध हुआ था, उस समय देश को सैनिकों की ज़रूरत थी तो सब यानी देश के लिए खड़े हो जाते हैं उस समय, ऐसा। और जैसे अब कोरोना का समय चल रहा है तो ये भी बलात्श्रम ही था, ज़बरदस्ती कार्य ही, जो भी ड्यूटी से अलग, जैसे डॉक्टरों की सभी की छुट्टियां रद्द कर दी गई, पुलिस वाले थे, सैनिक, सेना के अधिकारी, जब युद्ध हो जाता है तो उस समय ऐसे इस तरीके से। ठीक है, इस अनुच्छेद आर्टिकल 23(2) का ये लिखा गया है। कारखानों, आर्टिकल 24 क्या कहता है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक के कारखाने में या कारखानों या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, किसी परिसंकटीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जैसे खदान में लगा देते हैं, कोई ऐसा कार्य जो उसकी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ठीक है, और उसके परिसंकट नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। उस समय कारखाने हैं, खान होती हैं, कोयले की खान है। ठीक है, ऐसे इस तरीके से कारखानों में उसको बाल नियोजन को प्रतिषेध समाप्त कर दिया गया है। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार,
कोई भी भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। चलिए, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है। लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य बंद के अधीन रहते हुए सभी व्यक्ति अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का अबाध रूप से मान्य आचरण करने के प्रति समान हक है। सभी को समान रूप से कोई भी अपना धर्म कैसा भी मान सकता है। ठीक, इस अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी विद्यमान विधि के परिवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य की कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। कोई विधि के परिवर्तन पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालेगी जो राज्य कोई राज्य विधि बना सकती है, उसे मना नहीं करेगी। ठीक है। धार्मिक आचरण के संबंध में आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य लौकिक क्रियाकलापों के विनिमय निर्बंधन कर सकती है, यानी निर्बंध कर सकती है। कोई लौकिक क्रियाकलाप है, राजनीतिक, ठीक है। सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदू और धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। समाज कल्याण सुधार के लिए हिंदुओं को सभी वर्गों के अनुभागों में खोलने का उपबंध करती है। अंतःकरण और धर्म के अबाध मानने से प्रचार कर सकते हैं। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकते हैं। सिर्फ ये है कि दूसरे का कोई हमारी वजह से किसी दूसरे का धर्म संकट में, हम किसी के धर्म के खिलाफ कोई गलत ना बोलें। ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे कृपान धारण करना, सिखों में है, कृपान धारण करने को लेकर सिख धर्म में मानने का अंग समझा जाएगा। इसमें कुछ वे दिए गए हैं स्पष्टीकरण दो, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि क्या क्या होंगे। ठीक है। हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि सिख, जैन, बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के प्रति हिंदुओं की धार्मिक संस्था के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं, सॉरी, माफ़ कीजिएगा, हिंदुओं के अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिख को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। अब धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य जो है उनको प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक, प्रबंध की स्वतंत्रता, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धार्मिक संप्रदाय के किसी अनुभाग को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्था की स्थापना और पोषण का। ठीक है, धार्मिक कार्यों के लिए कोई कार्य करना है, उसके लिए हम संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं। अपने धार्मिक विषय कार्यों का प्रबंध कर, जो हमारे धार्मिक विषय हैं उनके कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं। जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व को, जैसे चल और अचल संपत्ति का अर्जन का स्वामित्व कर सकते हैं। ऐसी संपत्ति की विधि के अनुसार प्रशासन करना होगा। ये जो संपत्ति है उनको विधि के अनुसार, कानून के अनुसार शासन करना होगा। अब आर्टिकल करने का अधिकार होगा। ठीक है। आर्टिकल 27 क्या कहता है हमारा? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर या समुदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी आगम, किसी विशिष्ट धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि को पोषण में व्यय करने का विनिर्दिष्ट रूप से विनियोजित किया जाएगा, यानी कोई व्यक्ति ऐसे कर या समुदाय के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कोई किसी पे अपनी इच्छा के अनुसार है, किसी को बाध्य नहीं किया कोई। ठीक है। आगम, किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में, किसी को अपना धर्म पोषण में, या ये है किसी भी, जैसे कि मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, अभिवृद्धि यानी कोई अपनी स्वतंत्रता है इसमें भी। ठीक है। अपनी इच्छा अनुसार कोई कितना भी कुछ भी कर सकता है, बस ऐसे मानिए। अब आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 क्या कहता है? कुछ शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना में स्वतंत्र में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है। राज्य निधि से पूर्ण पोषित, यानी जो राज्य है, राज्य से कोई ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्र विद्यालय होते हैं जो राज्य पूरी तरह से राज्य पोषित, राज्य उनकी फंडिंग करता है। पूर्ण पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे यूनिवर्सिटियां हैं जिसे राज्य पोषित हैं, कोई केंद्रीय विद्यालय हैं जैसे JNU है, ठीक, JNU है, और हमारी ड्यू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, BHU है, बहुत सारी है, पर इनों में उपबंध है, ठीक, जामिया इस्लामिया है, पर इनों में किसी धर्म विशेष को ही मान्यता दी जाती है, अन्य धर्म के इसमें ये विवादास्पद हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है जिसमें राज्य पोषित करेगा उसमें किसी भी धर्म विशेष की, ठीक है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब देखिए खंड 2 में क्या है। खंड 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा संस्था को लागू नहीं करेगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई है जिसके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या बात है कि कोई शिक्षा संस्था को ऐसी कोई बात जो शिक्षा संस्था को लागू नहीं होगी, इसका प्रशासन राज्य करता है, विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुआ है, उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है। अब दे सकते हो यानी इच्छा के ऊपर बात है, राज्य, ठीक है। राज्य में मान्यता प्राप्त राज्य निधि की सहायता पाने वाली शिक्षा संस्था में उपस्थित होने की किसी व्यक्ति के ऐसी संस्था दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा के भाग लेने के लिए ऐसी संस्था में से उसके संलग्न स्थान में से किसी संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाए जब तक उसे व्यक्ति ने, यदि वह अवयस्क है तो उसका संरक्षण दे या उसकी सहमति नहीं दे दी गई है। अब इसमें भी यही बात है कि मान्यता प्राप्त राज्य निधि सहायता है, जो राज्य से मान्यता प्राप्त स्कूल या विद्यालय होते हैं, कॉलेज होते हैं, ठीक है, शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले व्यक्ति के बारे में है, ठीक। धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं करेगी, धार्मिक उपासना उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि उसकी मर्जी है वो ले या ना ले, ठीक। अवयस्क है, संरक्षक न हो, उसके लिए सहमति नहीं दे दी है। अब आते हैं आर्टिकल 29 क्या कहता है हमारा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। भारत के राज्य क्षेत्र या किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाना, किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश या किसी नागरिकों को धर्म, मूल, वंश, जाति इनमें से किसी आधार पर वंचित नहीं किया जाए, अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों में है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में जो रह रहे हैं नागरिक हैं उन्हें विशेष भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का, अक्षुण्ण बनाए रखने का अधिकार है उनको अपना, ठीक। और राज्य द्वारा पोषित हैं तो उन्हें राज्य की जो सहायता है शिक्षा संस्था से प्रवेश में किसी नागरिकों को ये धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। ये है सिर्फ अल्पसंख्यकों के समय। आर्टिकल 30 क्या कहता है, शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। धर्म या भाषा, माफ कीजिएगा ये क्या हो गया, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है। अपनी रुचि की शिक्षा यानी जिसमें उसकी रुचि है और उसकी संस्था की स्थापना, प्रशासन का अधिकार है। धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यकों को, ठीक है, जिसमें उसकी रुचि है, जिसमें उस संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। इसका क्या क्लोज क्या कहता है, खंड 1 में विनिर्दिष्ट किसी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा स्थापित और प्रशासित शिक्षा संस्था की संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए उपबंध की जाने वाली विधि बनाते समय राज्य यह सुनिश्चित करेगा ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए ऐसी विधि या द्वारा नियत या उसके अधीन अवधारित रकम इतनी हो कि उस खंड में प्रत्यभूत अधिकार, निर्बंध या निराकृत न हो जाएं।
शिक्षा संस्था की सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्था के विरुद्ध उसके अधिकार पर विभेद नहीं करे। धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध। इसमें ये शिक्षा से संबंधित शिक्षा संस्था की स्थापना प्रशासन में अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार दे दिया गया है। उनका प्रशासन करना है, किस तरीके की शिक्षा दी जाएगी, ठीक है, अल्पसंख्यकों के से संबंधित है ये। अब आर्टिकल 31 क्या कहता है? संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। ये समाप्त हो चुका है, निरसित हो चुका है। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा ये निरसित है। ठीक, ये निरसित करने का क्या था? जब देश आज़ाद हुआ था, देश को ज़रूरत थी उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो भी देश में कानून बनते थे या कोई भी कार्य होता था, तो ये उस समय आड़े आ जाता था कि किसी की ज़मीन की ज़रूरत थी, कोई कार्य करना होता था तो सबसे पहले ज़मीन की ज़रूरत होती थी। तो जमींदार या कोई भी कि हमारा मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाते थे। इसने यानी बहुत ही इससे बहुत ही उस समय दिक्कत हुई थी, समस्या इस आर्टिकल ने करी थी। ठीक है, तो ये अब निरसित हो गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया। अब देखिए आते हैं, अब इसमें कुछ विधियों की व्युत्पत्ति है। ठीक है, अब देखिए क्या है। संपदा आदि के अर्जन के उपबंध में करने वाली विधि या व्रत। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत किसी बात के होते हुए, अनुच्छेद 13 क्या था? मैंने बताया, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है न्यायालय को। ठीक है, अब क्या है इसका क्या क्लोज है? किसी संपदा के किन्हीं अधिकारों के राज्य द्वारा अर्जन के लिए या किन्हीं ऐसे अधिकारों के निर्वापन में उनमें परिवर्तन के लिए। अब इसका ख्याल भी पढ़ें। किसी संपत्ति के उनमें लोकहित में या संपत्ति के उचित उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिसीमित अवधि के लिए राज्य द्वारा ले लिया जाने के लिए, या ये ठीक, दो या अधिक निगमों के लोकहित में या उन निगमों में से किसी का उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सम्मिलित करने के लिए। यह क्या कहता है? निगमों के प्रबंध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक प्रबंधकों को अधिकार उनके शेयर धारकों के मत देने के किन्हीं अधिकारों के निर्वापन में उनमें परिवर्तन करने के लिए। किसी खनिज तेल की खोज करने, प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति, अधिकार प्रदत्ता किन्हीं अधिकारों के निर्वापन उनमें परिवर्तन के लिए, किसी ऐसे करार, पट्टे, अनुज्ञप्ति के समय से पहले समाप्त करने या रद्द करने के लिए। संपदा के अर्जन के उपबंध में विधियों की व्युत्पत्ति। इसमें है कि राज्य कानून बना सकती है कोई, उसे उस समय देश की यानी संपत्ति की जरूरत है, ये सारे उपबंध राज्य, ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 13 इसमें दखलंदाजी नहीं करेगा। उपबंध करने की इस विधि के आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है उसे छीनती है या न्यून करती है इसमें। परंतु जहां ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि है, उस अनुच्छेद के उपबंध में किसी विधि पर तब तक लागू नहीं जब तक ऐसी विधि को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी गई है ऐसे अनुमति। इसमें राज्य संसद को है ये कुछ ऐसे कार्य, पर राज्यों के लिए नहीं है। राज्यों का कार्य तब है उसको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। परंतु जब ऐसी विधि किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद के उपबंध उस विधि को तब तक लागू नहीं किया जाएगा, ऐसी विधि जो राष्ट्रपति के विचार के आरक्षित रखी गई है उसकी अनुमति प्राप्त नहीं। परंतु यह किसी विधि संपदा राज्य के अर्जन द्वारा कोई उपबंध किया गया है, समष्टि किसी व्यक्ति के अपने जोत में है, वह राज्य के लिए ऐसी भूमि के ऐसे भाग जो तत्समय प्रभुत्व विधि के अधीन उसको लागू अधिकतम सीमा के भीतर उस पर निर्मित या अनुलग्न किसी भवन की संरचना अर्जित करना उस समय सिवाय विधिपूर्ण नहीं होगा। जिस दशा में ऐसी भूमि भवन संरचना के अर्जन में संबंधित विधि के द्वारा प्रतिकर समुदाय के लिए उपबंध करती है, बाजार मूल्यों से कम नहीं। इसमें एक ये बात है, बाजार मूल्य यानी जो जमीन खरीदी जाएगी राज्य द्वारा उसकी एक रेट तय कर दें उसमें, ठीक है, उससे कम नहीं होगा।
इस अनुच्छेद में संपदा पद किसी स्थानीय क्षेत्र के संबंध में वह अर्थ है जो पद समतुल्य स्थानीय पद उस क्षेत्र में रैयतवाड़ी बंदोबस्त है। ये रैयतवाड़ी और कृषि प्रयोजन है। इसमें कुछ ऐसा ही कुछ अधिनियमों के विनिमय विधि मान्य कर अनुच्छेद 31 कै में अंतर्विरोध उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों और विनियमों में से उनके उपबंध में कोई अधिकार या शून्य हुआ नहीं समझा जाएगा। अधिनियम विनिमय उपबंध उस भाग के किन्हीं उपबंधों में प्रदत्त अधिकारों में से असंगत है, उसे छीनता है, न्यून करता है। किसी न्यायालय अधिकरण में किसी प्रतिकूल निर्णय डिग्री आदेश न होते हुए उक्त अधिनियम विनिमय में से निरसित संशोधित या किसी सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बनी रहेगी। नीति निदेशक तत्वों का प्रभावी रहना। ठीक है, अब इसमें कुछ जो नीति निदेशक तत्व हैं वे किस समय प्रभावी बने रहेंगे, ये भी इसी में है। अब अनुच्छेद 13 की किसी बात के होते हुए कोई विधि जो भाग 4 की अधिकथित सभा के किन्हीं तत्वों को सुनिश्चित करने के लिए राज्य के नीति निदेशक को प्रभावित करने वाली है, इस आधार पर शून्य नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 14 या 19 में प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है, उसे छीनती है, न्यून करती है। छीनना, कम करना। कोई विधि जिसमें यह घोषणा की गई है कि ऐसी नीति को प्रभावी करने के लिए किसी न्यायालय में से इस अधिकार के प्रश्नगत नहीं की जाएगी। ठीक है, न्यायालय के आधार पर इसे प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, इस नीति को प्रभावी नहीं करती है। ठीक है, इसमें प्रभावी नहीं करेगी। जो भी कानून बनाया जाएगा न्यायालय के आधार पर इसे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों के संबंध में है। 31 है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों के संबंध में विधियों की व्याप्ति। 43वें संशोधन 1977 में इससे निरसित कर दिया गया। अब आते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, यानी जो मूल अधिकार हैं उनको प्रदत्त, ये यानी उनका जो अभी समाप्ति होती है या कुछ भी कार्य मूल अधिकारों के विरुद्ध होता है तो ये उसके उपचार हैं। अब हमें कोई समस्या है तो उसके लिए कोई उपचार भी तो करना पड़ेगा। अगर कोई समस्या उत्पन्न होती है उसके लिए उपचार, ऐसे ही मूल अधिकारों के उनमें यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ये। अब देखिए पढ़ते हैं। इस भाग के प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तित इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के समुचित कार्यवाही में उच्चतम न्यायालय समावेदन का अधिकार प्रतिभूत के उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों में किसी को प्रवृत्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या आदेश या रिट, कोई न्यायालय कोई ऐसा आदेश देगा, रिट जारी करेगा। ठीक है, इसमें आर्टिकल संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है। ठीक है, रिट कौन, जिसके अंतर्गत बंदी प्रतिरक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण रिट जो समुचित हो निकालने की शक्ति होगी। ठीक है, अभी इसे मैं एक बार बताऊंगा, अभी पहले पढ़ लें। उच्चतम न्यायालय का खंड 1 व खंड 2 में प्रदत्त शक्तियों के प्रतिकूल प्रभाव डाले संसद उच्चतम न्यायालय अधीन प्रयोक्तव्य किन्हीं या सभी शक्तियों के किसी अन्य न्यायालय के अपने अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रयोग करने के लिए विधि द्वारा सशक्त कर सकेगी। इस विधि के अन्यथा उपबंध के लिए स्वयं इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्येक अधिकार निलंबित नहीं किया जाए, अधिकार निलंबित नहीं किए। अब देखिए रिट क्या है। रिट यानी रिट या कोई सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों से भी संबंधित है ये। ठीक है, अधिकार दे सकता है। अब देखिए इसमें रिट क्या है। हमें रिट 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, अधिकार हैं ये किसके, न्यायालय के। सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष यानी शाश्वत शरीर को हमारे सामने उच्चतम न्यायालय कहेगा या न्यायालय जिसमें भी यह दाखिल हुई है रिट। ठीक है, कि कोई बंदी है
उसे पुलिस वालों ने डाल दिया, उसका यानी पता नहीं है, तब उसके घर वाले वकील के माध्यम से, ठीक है, न्यायालय में एक रिट दायर कराएंगे। रिट दायर कराने के बाद न्यायालय पूछेगा, जिस भी क्षेत्र से संबंधित होगी उस क्षेत्र के, ठीक है, उस क्षेत्र के जो भी पुलिस स्टेशन हो गया जहाँ पर भी उसको रखा गया है उसकी जानकारी नहीं है, तो अगर न्यायालय सही पाता है कि हाँ ये ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षकरण यानी बंदी का सातों शरीर हमारे सामने प्रकट करो, प्रत्यक्ष शरीर, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। अब फिर एक क्या है, परम आदेश। परमादेश यानी एक परम आदेश देगा, किसे देगा, अधिकारियों को, अपने से नीचे किसी भी अधिकारी को एक आदेश देता है, किसी भी कार्य की जानकारी या कुछ ऐसे ले सकता है, ठीक है। किसी व्यक्ति से कोई ये एक आदेश देता है कि वह एक आदेश देगा कि लोक कर्तव्य को बनाए रखे, उससे जानकारी ले सकता है, इस तरीके से परम एक आदेश होता है, ठीक। फिर होता है एक अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होता है, न्यायालय रिट, जो किसी न्यायालय कोई जो व्यक्ति है, अधिकार परीक्षा किसी से भी जिसे वह सही समझे, या किसी भी पद पर कोई व्यक्ति है जैसे, तो वह उससे पूछ सकता है कि तुम किस अधिकार से इस पद पर हो, अगर उस पद का दुरुपयोग वह व्यक्ति कर रहा है, ठीक। तो न्यायालय को शक्ति है रिट के माध्यम से कि उस पद के बारे में कि तुम किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, इसकी जानकारी इस पर ले सकता है, ठीक। एक ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध, उत्प्रेषण रिट है और प्रतिषेध है, ये अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, उच्च न्यायालय व अधीनस्थ। इसमें क्या है, उत्प्रेषण रिट में क्या होता है, जो न्यायालय जैसे अधीनस्थ न्यायालय है या हाई कोर्ट है, कोई अपने अधिकार से उसके अधिकार क्षेत्र में जो वह निर्णय दे देता है, अधिकार क्षेत्र से बाहर निर्णय दे देता, ठीक है, इस पर निर्णय आ चुका होता है या नहीं आ चुका होता है के लिए प्रतिषेध है। प्रतिषेध रिट में निर्णय नहीं आया होता है और उत्प्रेषण रिट में निर्णय आ गया होता है, तो उत्प्रेषण रिट में निर्णय बदला जा सकता है, उत्प्रेषण रिट में निर्णय को बदल, ठीक है। उत्प्रेषण में क्या होता है, उत्प्रेषण में होता है निर्णय आ चुका होता है, और प्रतिषेध में अभी निर्णय नहीं आया है, अपने पास ट्रांसफर करा सकता है, उसमें उसका निर्णय बदला भी जा सकता है। ये है रिट कौन कौन सी हो गई हमारी, बंदी प्रत्यक्षकरण, ठीक। बंदी प्रत्यक्षकरण में क्या है, शरीर को अपने सामने प्रस्तुत कराता है, और परम आदेश में है कि एक आदेश देता है कि किसी निकाय है, कोई व्यक्ति है, उससे संबंधित है कि उससे अपेक्षा कीजिए कि लोक कर्तव्य, लोक विधि को बनाए रखे, इनकार करता है तो उपचार द्वारा इसे कराया नहीं जा। परम आदेश, एक बात और, परम आदेश जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध नहीं मिलता, ठीक है, याद रखना। पूछा जा सकता है कि क्या परम आदेश जो रिट है राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध मिल सकती है, तो नहीं, ठीक है। अब अधिकार परीक्षा मैंने बताया कि इसे है कि तुम किस हक से, तुम्हारा क्या अधिकार है, अधिकार परीक्षा तुम्हारा हक, तुम इस पर किस योग्यता से बैठे हो, ठीक है, पूछ सकता है। प्रतिषेध क्या है, मैंने बताया मना कर सकता है, ठीक है, प्रतिषेध में निर्णय होता है, उसे अपने ट्रांसफर करा सकता है, ऐसा है। और उत्प्रेषण में क्या है, निर्णय आ चुका होता है, ठीक है, इस आदेश को विखंडित कर देता है, ठीक है, हाई कोर्ट के निर्णय को बदल सकता है, दूसरा निर्णय दे सकता है इसमें, ठीक है। ये है अब हमारा
संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी हो गया। आर्टिकल 32 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें अक्सर प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक, अब देखिए 32 क्या है, राज्य विधियों के संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही पर विचार न किया जाना। विचार न किया जाना संवैधानिक वैधता पर, ठीक है, अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाही पर विचार नहीं किया जाएगा। अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है हमारा, इस भाग के प्रदत्त अधिकार का बलों आदि के, ठीक, लागू होने के उपांतरण करने की संसद को शक्ति है। अब ये तात्पर्य है कि अब जैसे हमारे सुरक्षा बल हैं, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले, अब इसमें देखिए किसे किसे मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। लोक व्यवस्था बनाए रखने के बाहर साधन करने वाले बलों के सदस्य हैं, इनके सबके अलग अलग होंगे। आसूचना या प्रगति सूचना राज्य द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो संगठन नियोजित व्यक्तियों को, अब इसमें लिखा गया है कि जो हमारे सेना के अधिकारी या सैनिक हैं, आर्मी हैं, ठीक है, अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक जो भी देश की रक्षा में हैं, में कार्यरत हैं, जैसे और रो है, आईबी हैं, आईबी के सदस्य होते हैं, जो गुप्तचर एजेंसियां होती हैं, उनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि वे लोक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, ठीक, ऐसे अनुशासन, इनके लिए अनुशासन अलग होता है। ये ऐसा नहीं है कि बॉर्डर पर खड़े हैं कि हम ये कह देंगे फिर इनका कार्य अलग हो जाएगा, ठीक, ये कि हमारा भी मौलिक अधिकारों का, हमें इतना ड्यूटी का टाइम है, इतना वो है, ठीक है, तो इनके लिए इनकी अलग विधि होती है, इनका अलग कानून होता है, ठीक है, संसद को शक्ति है इनके अधिकारों को उपांतरण, ठीक, इस तरीके। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन। सेना विधि मार्शल लॉ लागू हो तो संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन करने और किसी कार्य के लिए क्षतिपूर्ति कर सकती है। बस इसमें ये लिखा गया है, ठीक है, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति कर सकेगी। अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 35 लास्ट है हमारा, ठीक, इस भाग के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान, इस संविधान के किसी बात के होते हुए संसद को शक्ति है कि राज्य के विधानमंडल को शक्ति होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16 क्या था हमारा, लोक नियोजन के लिए, ठीक। अनुच्छेद 32 मैंने बताया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 33 बताया संसद को विधि है कि वह जो हम सैनिक हैं उनके लिए अलग सैनिक हैं, और रो है या सूचना वाले जो होते हैं, गुप्तचर होते हैं, उनके लिए अलग कानून से संबंधित है, ठीक, सशस्त्र बलों के लिए अलग कानून से संबंधित है। अनुच्छेद 34, मार्शल लॉ के अधीन संसद विधि उपबंध कर सकेगी उनके लिए ऐसे कार्यों के लिए इस भाग के अधीन अपराध घोषित किए गए दंड विहित करने के लिए है। चलिए अब हम हमारा एक बहुत बड़ा टॉपिक था, ये समाप्त हो गया है। मौलिक अधिकार मैंने आपको बताया इसमें, ठीक, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं, कैसे कैसे किसको किसके विरुद्ध हैं। अब ये हमारी चर्चा, हम अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आगे की क्लास राज्य के DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हम आगे की चर्चा करेंगे। चलिए मैं अपना टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।